वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जो है चैनल पे शुरू हो चुकी हैं। हम जो पेपर शुरू कर चुके हैं वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में, और शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हम इन्हीं तीनों शिक्षा के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने कहा कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो हमारा जो पहला प्रकार जो आपके सिलेबस में दिया है वो दिया है औपचारिक शिक्षा, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी इमेज मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। इस इमेज में आप देखिए कि टीचर यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर बच्चों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कुछ पढ़ा रही है। मतलब ये एक्टिविटी कहाँ हो रही है? क्लासरूम में हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्रकार होता है शिक्षा का, यानी औपचारिक शिक्षा क्या होता है? औपचारिक शिक्षा स्कूलों में होने वाली जो शिक्षा है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब कोई भी शैक्षणिक संस्थान है तो वहाँ पे अगर कोई शिक्षा हो रही है तो उसे हम औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को यहाँ क्लियर करते हैं। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा को नियमित और साविधिक शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियमित और साविधिक शिक्षा भी हम औपचारिक शिक्षा को कहते हैं। अब औपचारिक शिक्षा है क्या? मतलब आपने समझ तो लिया कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, लेकिन इसको लिखेंगे आप कैसे? तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में दी जाती है। यानी अगर आप जैसे स्कूल जाते हैं वहाँ पे जो आपको शिक्षा मिलती है तो वो शिक्षा किसके अंतर्गत आएगी? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? आई होप कि नहीं होगा। चलिए, अर्थात आप क्या लिखेंगे? विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है, यानी जो हमें विद्यालय में मिलती है। अच्छा, इस शिक्षा व्यवस्था में अगर नोटिस करिएगा, जब आप विद्यालय जाते हैं तो देखिए आपका जो शिक्षा का उद्देश्य है वो निश्चित होता है। फिर आपकी क्लास की टाइमिंग निश्चित होती है कि इस क्लास में आप पढ़ेंगे, आपका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, आपके क्लास की टाइमिंग, स्थान, कौन कौन से शिक्षण विधियां वगैरह होंगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आप जब विद्यालय में होते हैं, विद्यालय में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है निश्चित होती हैं कि आपका क्लास का टाइमिंग ये होगा, ये शिक्षण विधियाँ यूज की जाएंगी, आपका पाठ्यक्रम ये होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो निश्चित होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। अगला पॉइंट क्या होगा? इस प्रकार की शिक्षा द्वारा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल का विकास होता है। क्योंकि विद्यालय में हमको जो है हमारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उसका हमें ज्ञान कराया जाता है, हमारे कौशल को बेहतर किया जाता है। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है उससे क्या होता है? व्यक्ति के ज्ञान में तो वृद्धि होती है, क्योंकि हमें हर विषय का ज्ञान कराया जाता है, अच्छे से ज्ञान कराया जाता है। किसी एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा, एक योग्य जो अध्यापक होते हैं उनके माध्यम से हमें ज्ञान जो है कराया जाता है। तो ज्ञान और कौशल का क्या होता है? विकास होता है। लास्ट पॉइंट इसमें होगा कि इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए सहायता करती है। क्योंकि विद्यालय में हम पढ़ाई क्यों करते हैं? विद्यालय में पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि आगे चल के हम कोई जॉब कर सके या कुछ ऐसा काम कर सके, बिजनेस कर सके, जिससे होगा क्या? जिससे कि हम अर्न कर पाएँ, मतलब कमाई कर पाएँ, कुछ हमें धन की प्राप्ति हो कोई भी काम करके। उस शिक्षा का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि आगे चल के हम जो है जॉब करें या बिजनेस करें ताकि हमें पैसे मिले और हम अपनी आजीविका चलाएं। तो इसलिए जो है औपचारिक शिक्षा इस चीज़ में हमारी सहायता करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है औपचारिक शिक्षा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और इमेज मैंने इंक्लूड करा है। ये भी देखिए क्लासरूम है जहाँ पे अध्यापिका जो है बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये चीज़ें जो होती है, मतलब जो स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों में जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अब हम यहाँ पे औपचारिक शिक्षा के गुण या विशेषताएं देखेंगे कि क्या क्या गुण होते हैं। तो अभी तक आपने जो चीज़ें देखी हैं उससे आपको आइडिया लग गया होगा। पहला तो ये कि इस प्रकार की जो शिक्षा है वो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आदि संस्थानों में संपन्न होती है। मतलब किसी शैक्षणिक संस्थान में जो है संपन्न होती है। दूसरा क्या होगा कि इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है? संकीर्ण है। इसका क्षेत्र की बात मतलब कि ये आपको विद्यालय से ही जोड़ता है। मतलब इसका जो ये जो शिक्षा है वो किसी शैक्षणिक संस्थान में ही होती है, इसीलिए इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? संकीर्ण है, छोटा है, लिमिटेड है। तीसरा पॉइंट, यह शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से दी जाती है।
क्योंकि इसमें सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं कि हमें कौन से पाठ्यक्रम के अनुरूप चलना है, कौन सी क्लास में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होंगी। तो चीज़ें क्या है, फिक्स्ड है, निश्चित है। इसीलिए ये जो है वो सुनियोजित तरीके से चलती है कि हमें इस क्लास में इस बच्चे को ये सारी चीज़ें पढ़ानी है। मतलब पहले हमें जो है सारे अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने हैं, फिर हमें सब अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के पढ़ाना है। तो ये चीज़ें जो है एक क्रम वाइज चलती रहती हैं और एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है इसमें जो है शिक्षा दी जाती है। चौथा पॉइंट क्या होगा कि इस प्रकार की शिक्षा एक पूर्व निर्धारित अवधि तक सीमित होती है। यानी आप जिंदगी भर तो देखिए पढ़ नहीं सकते, आपकी पढ़ने की एक जो टाइमिंग है आप उसी टाइम के अनुरूप ही पढ़ेंगे। आप लाइफ टाइम ऐसा तो नहीं कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते ही जा रहे हैं पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक निश्चित अवधि तक ही आप स्कूलों में पढ़ते हैं या किसी शैक्षिक संस्थान में पढ़ते हैं। पांचवा यहाँ पे है कि इस प्रकार की शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य पहले से ही निर्धारित किए होते हैं। आपने देखा होगा ना शिक्षा के उद्देश्य, और उसमें भी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, और उसी उद्देश्यों के अनुरूप जो है शिक्षा प्रक्रिया चलती है। तो जो लक्ष्य और उद्देश्य है शिक्षा के वो पहले से ही निर्धारित होते हैं। छठा यहाँ पे क्या होगा, औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभव से भिन्न है। अपने सब लोग कहते हैं ना, ये एक कहावत है कि स्कूल लाइफ जो है वो बहुत बेस्ट लाइफ होती है, क्योंकि स्कूल की परीक्षाएं तो कुछ नहीं है। जब आप जीवन की परीक्षाएं देते हैं, जब अपनी लाइफ में जब आपको परीक्षाएं देनी होती है, तब आपको रियल ज़िंदगी का मतलब समझ में आता है। तो वास्तविक जीवन बिल्कुल अलग है एक विद्यालय जीवन से। वास्तविक जीवन जो है उसका अनुभव बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है वो कठोर, कृत्रिम और जीवन के जो वास्तविक अनुभव हैं उससे बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे ये जो गलत कदम उठा लेते हैं, रिजल्ट नहीं अच्छा आया या फेल हो गए, तो ये जो चीज़ें होती है वो गलत स्टेप उठाते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हुए तो फिर गलत एक्टिविटी कर ले जाते हैं, अपने साथ सुसाइड कर लेते हैं या होपलेस होकर कुछ और डिसीजन ले लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। उन्हें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि ठीक है, आप पास हुए फेल हुए, आप फिर से मेहनत करके उस चीज़ को कवर कर लोगे। उसके लिए इतना बड़ा डिसीजन लेने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन बिल्कुल अलग है। जीवन की वास्तविक जो अनुभव होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं एक विद्यालयी अनुभव से। अगला यहाँ पे सातवां पॉइंट है कि इस प्रकार की शिक्षा शिक्षकों की देख रेख में होती है। क्योंकि ये जो शिक्षा होती है आपने देखा कि क्लासरूम में हो रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो शिक्षा है वो किसकी देख रेख में हो रही है, शिक्षकों की देख रेख में होती है। इत्यादि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सारे पॉइंट हमारे औपचारिक शिक्षा के गुण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य की। तो देखिए यहाँ पे औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य में क्या हो जाएगा, पहला कि औपचारिक शिक्षा का मकसद यानी जो लक्ष्य है वो क्या है, अकादमिक ज्ञान और कौशल हासिल करना, मतलब विद्यालयी ज्ञान और कौशल जो है हासिल करना। दूसरा क्या हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा से छात्रों का कैरियर बेहतर होता है। और यहाँ भी न रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा वे, क्या रहेगा, वे अपने करियर को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि विद्यालय शिक्षा हमें क्या करती है, आगे चल के जीविकोपार्जन का एक मार्गदर्शन का काम करती है कि आगे चल के हम जो है अपना जीविकोपार्जन कर सके, कोई काम कर सके जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो सके। तो वो अपने करियर को व्यवस्थित तरीके से जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा से छात्रों को परीक्षा पास करने और प्रमाण पत्र हासिल करने में मदद मिलती है। क्योंकि औपचारिक शिक्षा हम करते हैं तो हम परीक्षा पास भी करते हैं, और परीक्षा पास करने के बाद हमें प्रमाण पत्र जो है वो भी मिलता है। तो प्रमाण पत्र हासिल करने में भी जो है औपचारिक शिक्षा हमें जो है मदद करती है। चौथा है, औपचारिक शिक्षा से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और गरीबी कम करने में मदद मिलती है। क्योंकि आप अगर विद्यालयी ज्ञान लेते हैं तो आगे चल के जो है आप कोई जॉब कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और गरीबी कम करने में भी मदद मिलती है। क्योंकि जब आत्मनिर्भर बनेगा, कुछ पैसे कमाएगा, तो गरीबी ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होगी। पांचवा है, औपचारिक शिक्षा के जरिए समाज में जागरूकता फैलती है और सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है। क्योंकि विद्यालयों में हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि क्या चीज़ें गलत हैं, कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं, कौन से अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं जो कि गलत है, जो दूर करने चाहिए। और चीज़ों के बारे में जागरूकता भी जो है हमें कहीं ना कहीं औपचारिक शिक्षा के माध्यम से मिलती है। तो ये चीज़ें भी हमें कह सकते हैं कि ये औपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। छठा लास्ट यहाँ पर है कि औपचारिक शिक्षा से महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी मिलती है। क्योंकि महिलाएं घर पे रह के देखिए उतना अपनी पढ़ाई को वो नहीं कंटिन्यू कर पाती हैं, लेकिन विद्यालय क्या करता है, जब वो विद्यालय में आके पढ़ाई करती हैं तो उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलती है
पढ़ने का, नई नई चीज़ें सीखने का। तो ये हो गया हमारे जो हो गए औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य। तो आई होप कि आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा का मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन। तो नाम में है कि अनौपचारिक है, मतलब ये अब विद्यालय में नहीं हो रहा है। औपचारिक का तो विद्यालय में जो शिक्षा होती थी, और अनौपचारिक जो विद्यालय में नहीं हो रही है। तो विद्यालय में अगर नहीं हो रही तो कहाँ हो रही है? तो जो हमारे वास्तविक जीवन में हो रही है, ठीक है, उसे हम अपनी वास्तविक दुनिया में अगर हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उससे हम कुछ सीखते हैं, तो वो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अच्छा, यहाँ पे उस चीज़ को समझने से पहले आप एक चीज़ यहाँ पे फिगर देखिए। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, तो इस फिगर में देखिए बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। कोई लाइब्रेरी में गया है, पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, या फिर बच्चों ग्रुप में खेल रहे हैं, या सीख रहे हैं आपस में, मतलब कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई नई नई एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप जाके अकेले में कहीं जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी स्कूल में बोल रही हूँ, ठीक है, उसके अलावा आप किसी प्लेग्राउंड पे आप चले गए, वहाँ खेल रहे हैं, या कोई म्यूजिक वगैरह बजा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी देखिए यहाँ पे हो रही है इस इमेज में। तो ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, हम किसी विद्यालय के अंतर्गत नहीं हैं, हम अपनी वास्तविक दुनिया में हैं। अपनी वास्तविक दुनिया में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और वहाँ से हम अगर कुछ सीख रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो क्या है, इस तरह की शिक्षा क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखिएगा आप कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि शिक्षा देखिए जो है क्या, सीखना क्या है, जैसे शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। औपचारिक में था कि वो किसी विद्यालय से जुड़ा था, इसीलिए उसकी सीमा जो थी वो लिमिटेड थी, सीमित था वो। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं, तो वो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। तो ये तो अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ करके सीखते चलते रहते हैं। इसीलिए ये जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो अगला पॉइंट यहाँ है कि इसे अनियमित, आकस्मिक और अविधिक शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, अनियमित, आकस्मिक और अविधिक शिक्षा भी हम इसको कहते हैं। इसका नाम अलग अलग भी है। सामान्यतः एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में स्वतः अनिश्चित व स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी सीखता है, वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। मतलब व्यक्ति जो है अपने संपूर्ण जीवन में कुछ ऐसे ही कुछ अनिश्चित और स्वाभाविक रूप से अगर कुछ भी सीख रहा है, तो वो जो शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। जैसे हम जो है खाना बना रहे हैं, तो उसमें हमने ये कुछ चीज़ें ऐसी की, हमने कहा कि अच्छा ऐसा करने पे हमारे खाने का स्वाद बढ़ गया। या हम पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ कलर मिक्स किया, तो अच्छा हमें ये हुआ कि अच्छा ये दोनों कलर मिक्स करने पे ये कलर बन गया। तो ये करते करते अचानक ही कुछ ऐसा हो गया, तो हमने उस चीज़ से सीखा। तो कुछ भी अनिश्चित और कुछ भी स्वाभाविक अगर कुछ भी हम सीख रहे हैं अपने जीवन में, तो वो जो शिक्षा होगी वो अनौपचारिक शिक्षा होगी। अर्थात अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अनायास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, ठीक है। अनायास ही प्राप्त हो जाती है, अगर हम कुछ करते करते मिल गया, हमें कुछ सामने आ गया, तो हमने उस चीज़ से सीख लिया। आकस्मिक, अचानक सीख लिया, या स्वाभाविक रूप से हम कोई चीज़ सीख पा रहे हैं, तो वो शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। अगला है कि इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता है। मतलब पहले से हम प्लान करके नहीं चलते कि हम यही चीज़ सीखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे साइंटिस्ट लोग भी करते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि वो यही चीज़ सीखेंगे, एग्जैक्ट यही चीज़ सीखेंगे। वो कुछ एक्टिविटी करते जाते हैं, फिर उनको रिजल्ट मिलता है, तो वो धीरे धीरे फिर उस चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता अनौपचारिक शिक्षा में। अगला पॉइंट है कि ये शिक्षा में नियम, योजना आदि के अभाव के कारण इसे अनियमित शिक्षा भी कहा जाता है। यानी इसमें कोई नियम नहीं होता, जैसे स्कूलों में होते हैं, कोई योजना नहीं होती जैसे विद्यालयों में होते हैं। तो इन सभी के अभाव के कारण इसे हम क्या कहते हैं, इसे अनियमित शिक्षा कहते हैं। अच्छा, तो ये आपने देख लिया हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अब हम गुण की या विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो जो चीज़ें अभी आपने ऊपर देखी, बस उसी को बताते चलना है गुण विशेषताओं में। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, विद्यालय के बंधन से जो है मुक्त होती है, क्योंकि विद्यालय में नहीं हो रही। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, ऊपर अभी हमने डिस्कस करा। अगला है अनौपचारिक शिक्षा बालकों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है, यानी अपने वो लाइफ में जाके जो है कुछ ना कुछ चीज़ें करके सीख रहे हैं, तो ये जो शिक्षा है वो वास्तविक जीवन के लिए जो है बच्चों को तैयार करती है। अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित व पूर्व निर्धारित नहीं होता, यानी कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता, फिक्स नहीं होता।
अगला है अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित होती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें एक्टिविटी करके कुछ चीज़ें सीख पा रहे हैं। तो सरल भी है, मतलब इसमें कोई नियम वगैरह नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है, बहुत आसान है। कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ सीख लिया, कुछ चीज़ ऐसी आई हमने उसको सीख लिया। तो सरल सरल है, स्वाभाविक है और जीवन से जुड़ी हुई है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कहीं भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है, मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं और उस इंसान ने हमें किसी चीज़ के बारे में बताया, हमने उस चीज़ को सीखा, तो ये कहीं से भी आपको जो है ये शिक्षा जो है मिल जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी फिक्स व्यक्ति से ही आपको मिलेगी या किसी फिक्स चीज़ से ही आपको कोई शिक्षा मिलेगी, नहीं। किसी से भी हमें कोई शिक्षा मिल सकती है, किसी व्यक्ति से या किसी जगह से, कहीं से भी हमें जो है ये अनौपचारिक जो शिक्षा है वो हमें प्राप्त हो सकती है। अगला यहाँ पे है अनौपचारिक शिक्षा धन, समय व श्रम बचाती है। मतलब इसमें बहुत ऐसा नहीं कि बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे कोई चीज़ सीखने के लिए। हम कुछ कार्य कर रहे हैं, सिंपल सा कार्य कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ सीख ली, तो समय की भी बचत होती है, धन की बचत होती है, श्रम की बचत होती है। अगला यहाँ पे है अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की कमी को पूर्ण करती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा की कमी ये है कि वो केवल हमें एक विद्यालयी शिक्षा प्रदान कर पाती है, एक विद्यालयी माहौल के बारे में जो है समझा पाती है, सिखा पाती है, लेकिन वास्तविक जीवन की जो चीज़ें हैं वो हमें वो नहीं सिखा पाती। तो ये औपचारिक शिक्षा की कमी थी। तो औपचारिक शिक्षा की कमी में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा की कमी जो है उसको ये अनौपचारिक शिक्षा पूर्ण भी करती है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण गुण या विशेषताएं हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके फटाफट कुछ दोष भी देख लेते हैं। तो दोष क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा में जो नियम व्यवस्था योजना का जो है अभाव है, मतलब इसमें कोई नियम कानून वगैरह नहीं है। और कुछ चीज़ों में देखिए नियम होता है तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे थोड़े से हम लिबरल हो जाते हैं, मतलब मन मौजी हो जाते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए इसमें नियम व्यवस्था योजना का जो है अभाव रहता है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा स्वयं सीखने पर जोर देती है, पर बालक बिना किसी शिक्षक के स्वयं सब कुछ नहीं सीख सकता है। तो ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर अगर सब कुछ हम ही सीख लेते तो विद्यालय जाने की नौबत ही क्यों आती। फैक्ट है कि नहीं। अगर बच्चा सब कुछ खुद से ही सीख ले तो विद्यालय जाने की नौबत ही ना आए, विद्यालय में एडमिशन कराने की नौबत ही ना आए। तो सब कुछ देखिए बच्चा नहीं सीख सकता, उसे कुछ चीज़ सीखने के लिए शिक्षक पर बेस्ड होना पड़ता है। शिक्षक उसे कोई ना कोई शिक्षक चाहिए कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, सब कुछ वो नहीं सीख सकता। तो ये भी देखिए एक हमारा दोष है। तीसरा है अनौपचारिक शिक्षा बालक पर स्वयं सीखने की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है, जिसके कारण उसकी असफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई गाइडेंस नहीं होगा, अच्छा बच्चा खुद से करने की कोशिश करता है, तो पहले तो अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो स्वयं से ही अपना सब कुछ सीखे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर स्वयं से सीखता जाता है तो उसे बहुत बार जो है असफलताएं भी मिलती हैं, तो असफलताओं की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ इसके दोष हो गए। बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा के साधन की। तो क्या साधन है अनौपचारिक शिक्षा के, कहाँ से आप मतलब किन किन साधनों से जो है आप जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ अनौपचारिक शिक्षा जो साधन है वो क्या क्या है। तो अनौपचारिक शिक्षा का सबसे प्रमुख साधन क्या है, परिवार है। देखिए विद्यालय से दूर की बात की जा रही है, विद्यालय को छोड़ के कहाँ कहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो सबसे जो पहला हमारा साधन होगा वो परिवार होगा, क्योंकि शिक्षा की जो शुरुआत है वो परिवार से ही होती है। एक बच्चा परिवार में ही जो है धीरे धीरे पलता बढ़ता है, तो वहाँ से ही उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शुरू हो जाती है। तो अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन क्या है, परिवार है। अच्छा परिवार के अतिरिक्त और क्या क्या है। तो परिवार के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा के अन्य साधन क्या है, पास पड़ोस यानी आसपास के जो माहौल है वहाँ से बच्चा सीख सकता है, समाज से सीखता है, धर्म, राज्य, खेल के मैदान, पत्रिकाएं, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि। ये बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ से बच्चे जो है सीख पाते हैं। तो ये हमारे हो गए अनौपचारिक शिक्षा के साधन। अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य की। तो देखिए क्या उद्देश्य है अनौपचारिक शिक्षा का। तो पहले रचनात्मकता को बढ़ावा देना, मतलब अलग अलग चीज़ें करने की रुचि में इंटरेस्ट लेना, बहुत नई नई चीज़ें सीखना, अलग अलग फील्ड की चीज़ें सीखना। तो रचनात्मकता को जो है बढ़ावा मिलता है। नवाचार को बढ़ावा देना, मतलब हमेशा नई नई चीज़ें सीखने के लिए जो है कहीं ना कहीं उत्साहन आता है बच्चों में, तो नवाचार को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। लोगों की क्षमता को उजागर करना, अगर बच्चे के अंदर कोई एक ऐसा हुनर है या अलग अलग चीज़ें उसको करने का मन है तो वो उस क्षमता को जो है उजागर कर पाता है, तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य ये भी हो जाएगा। कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना, यानी अगर कोई भी कौशल बच्चे के अंदर है, कोई दक्षता है, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वो उस अपने कौशल और दक्षताओं को भी बढ़ा सकता है।
जैसे किसी का डांस और सिंगिंग दोनों का मन है तो वो सिंगिंग की क्लासेस भी ले सकता है, डांस की क्लासेस भी ले सकता है। तो वहाँ से भी उसे कौशल और दक्षताओं का जो है बढ़ावा मिला। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे किसी विद्यालय में जाने की बात कर रही हूँ, आप इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। इंटरनेट पे क्लासेस चलती ना, वहाँ से सीख सकते हैं। या किसी से जो है किसी अगर कोई सिंगर है जो गा रहा है तो आप उसको सुन के भी वहाँ से भी आप जो है सीख पाएंगे कि हाँ ये इस तरीके से गाते हैं, उतार चढ़ाव क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। अच्छा, स्वायत्तता और उपलब्धि को बढ़ावा देना, यानी हमेशा कुछ नया नया करते रहने की एक जो इच्छा होती है। अनौपचारिक शिक्षा में हमेशा हम नई नई चीज़ें कर रहे हैं, रचनात्मकता को बढ़ावा मिल रहा है, तो एक तो उपलब्धि को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये जो स्वायत्तता और उपलब्धि को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक उद्देश्य हो जाएगा। धन, श्रम और समय की बचत, ये भी हमारे अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य थे। अभी ऊपर आपने मैंने डिस्कस करा था तो आपने देखा होगा। सातवां है औपचारिक शिक्षा की कमी को दूर करना, यह भी इसका एक मेन उद्देश्य है। अभी हमने ऊपर इस चीज़ को भी डिस्कस करा था। तो ये हमारे हो गए अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य। अब हमारी बारी आती है दूरस्थ शिक्षा की। तो दूरस्थ शिक्षा का देखिए क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे पहले आप इमेज देखिए, ठीक है। तो इमेज आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, ये बच्चा अपना लैपटॉप में देख के जो है क्लासेस ले रहा है। लैपटॉप में देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वहाँ से बच्चा जो है पढ़ रहा है। और ये बच्ची भी क्या कर रही है, ये बच्ची भी देखिए आपके लैपटॉप में देख के सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या क्लासेस जो भी हैं वो दिख रही है यहाँ पे आपको। और बच्ची जो है उस चीज़ को अपना पढ़ रही है दूर बैठ के, मतलब क्लास नहीं गई है, दूर बैठ के इंटरनेट के माध्यम से या दूर दूर बैठ के जो है पढ़ाई करना, ये सभी कुछ जो है वो आपके दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो अब आपको इसका आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है दूरस्थ शिक्षा, यानी डिस्टेंस एजुकेशन। तो दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य हमारा होता है सुदूर बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। मतलब सुदूर का मतलब दूर बैठकर जो है शिक्षा लेना, वो आपके दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य होता है। दूरस्थ शिक्षा दूर से प्राप्त होने वाले शिक्षा को कहा जाता है। मतलब दूर से हम शिक्षा जो है ग्रहण करना जो है वो हमारा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है। यानी जो शिक्षा दे रहा है और जो शिक्षा ले रहा है उसके बीच में दूरी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा दूरस्थ शिक्षा का उपयोग किस अभी फिलहाल के इधर कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा कब यूज हुआ था। तो कोविड के टाइम देखिए यूज हुआ था। कोविड के टाइम देखा था ना, विद्यालय सारे बंद थे तो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो वहाँ पे बच्चे अब शिक्षक के आमने सामने नहीं है, दूर बैठ के पढ़ रहे हैं। दूर बैठ के शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दूरस्थ शिक्षा क्या है, जिसमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच क्या है, दूरी बनी रहती है। दूरस्थ शिक्षा में छात्र विद्यालय एवं अध्यापक के सामने ना रहते हुए दूर से ही शिक्षा प्राप्त करता है, इसीलिए इसको सामान्य तौर पर दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे सामने नहीं है, विद्यालय में नहीं है, अध्यापक के सामने बैठ के छात्र पढ़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूर कहीं दूर बैठ के जो है शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो उसे हम कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। देखिए मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ा रही हूँ और आप कहेंगे कि जब छोटा आता है क्वेश्चन लिखने के लिए शब्द सीमा जब कम रहती है आपके डीएलएड की, तो आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हैं। तो अभी इस बार का जो पेपर था मैं बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ केवल सॉलिड पॉइंट। क्योंकि इस बार का जब आप पेपर देखेंगे ना फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें बिल्कुल एक वन लाइनर क्वेश्चन आए थे। वन लाइनर भी नहीं, आप एक शब्द के भी क्वेश्चन आए थे। मतलब उसमें केवल एक शब्द लिखना था, एक डिजिट लिखनी थी कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दूरस्थ शिक्षा आप पढ़ रहे हैं तो दूरस्थ शिक्षा में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है इसके अंतर्गत, तो भारत सरकार ने इसकी स्थापना जो है 1985 में की थी। ये चीज़ आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा जो हो गया दूरस्थ शिक्षा कंप्लीट, मतलब केवल दूरस्थ शिक्षा। अब हम उसकी गुण विशेषताओं को देखेंगे। तो दूरस्थ शिक्षा की गुण विशेषताएं में क्या है, तो अभी आपने देखी ना वही चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं। पहला, दूरस्थ शिक्षा में छात्र अपने घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है, शिक्षार्थी अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार सीखता है। जैसे अगर उसे क्लासेस लेनी है तो बच्चा क्या करता है, ऐसा नहीं कि तुरंत उसे ज़रूरी है उसे वो टाइमिंग पे क्लास लेनी ही है, ऐसा मजबूरी है, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल इसमें जो विद्यार्थी है वो अपनी गति और सुविधा के अनुसार भी सीखता है, क्योंकि इसमें मेन फोकस शिक्षार्थी है कि शिक्षार्थी को सीखना है। जैसे हम
अभी भी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप एक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जब मैंने वीडियो अपलोड की केवल तभी तक आप पढ़ पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप जो है बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, आराम से धीरे अपनी स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, तेज करके, अब जैसे भी आपकी सुविधा है उसके हिसाब से आप क्लासेस ले पा रहे हैं। तो ये हमारा होता है कि ये जो शिक्षा होती है वो शिक्षार्थी केंद्रित होती है। तीसरा है दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार या ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, मतलब या तो पत्राचार के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से जो है शिक्षा मिलती है इसमें। चौथा है दूरस्थ शिक्षा में छात्रों को लिखित संचार, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए शिक्षक से जुड़ने का मौका मिलता है। इसमें जो है बच्चे जो है शिक्षक से या तो लिखित संचार के माध्यम से या फिर ऑडियो के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगला यहाँ पे है दूरस्थ शिक्षा सुलभ, सरल और कम खर्चीली होती है, मतलब इसमें पैसे कम खर्च होते हैं, सरल होता है, बहुत सुलभ होता है, मतलब आसानी से हमें मिल जाता है, आसानी से हम इसको सीख पाते हैं, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। छठा है दूरस्थ शिक्षा आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने के बंधन से मुक्त रहती है, मतलब इसमें कोई मजबूरी नहीं होती कि आप सामने जाके पढ़ाई करिए, ठीक है। सातवां यहाँ पे है दूरस्थ शिक्षा ऐसे क्षेत्रों में भी पहुँच जाती है जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं होता, मतलब अगर इंटरनेट है, अगर स्कूल कॉलेज वहाँ नहीं भी है, तभी देखिए इंटरनेट का उपयोग करके गांव-गांव में आज भी ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे विद्यालय बहुत दूर है जहाँ से, वहाँ पर भी आसानी से बच्चे जो है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी विशेषता इसकी है। अगला यहाँ पे है दूरस्थ शिक्षा ऐसे व्यक्तियों के लिए लाभकारी होती है जो अभी तक पढ़ाई से वंचित हो या बहुत समय से पढ़ाई छोड़ चुके हों और दोबारा पढ़ाई करना चाहते हों। नहीं होता नहीं, बचपन में या कुछ प्रॉब्लम रही होगी या फिर बीच में ऐसा हो टाइमिंग आया उसके पढ़ाई के कि उससे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कोई भी मजबूरी हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे कि वो पढ़ाई से वंचित हो चुका था या फिर बहुत समय से पढ़ाई छोड़ चुका हो, तो वो वापस से जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक अच्छी विशेषता है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा के दो से नुकसान। तो क्या इसके दो से नुकसान है, पहला जटिल तकनीकी का प्रयोग जो है, इसमें जो है इंटरनेट चाहिए, आपको मोबाइल अच्छा चाहिए तभी तो आप देख पाएंगे। कीपैड वाले फ़ोन में अब कितना है, मतलब जो छोटा वाला फ़ोन आता है जिसमें केवल आप बात कर सकते हैं तो वो उससे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसमें जटिल तकनीकी का प्रयोग होता है। दो शिक्षा के माध्यम उपलब्ध ना होना, क्योंकि माध्यम नहीं है, या तो वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है या मोबाइल नहीं है या कुछ ना कुछ दिक्कत होना, तो माध्यम जो है उपलब्ध ना होना। डिग्री की विश्वसनीयता पर प्रश्न होता है। आपने देखा होगा ना, जो लेते हैं, जो दूरस्थ शिक्षा की डिग्री लेते हैं, तो कभी कभी बहुत सारे जब वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे उनका जो प्रमाण पत्र होता है, जो उनकी डिग्री होती है, उसको उतना वैलिड नहीं, मतलब वैलिड नहीं माना जाता है, उसको उसकी विश्वसनीयता पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और अगला है सभी कोर्सेज का मौजूद ना होना। जैसे आपने देखा होगा कि दूरस्थ शिक्षा से आप हर एक कोर्स जो है वो नहीं कर सकते, सभी कोर्स आपको ये दूरस्थ शिक्षा जो है उपलब्ध नहीं कराता है। सामाजिक संपर्क का अभाव, क्योंकि इसमें दूर से शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो ये जो एक आपस में बच्चे मिलजुल कर मतलब पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे जो एक सामाजिक संपर्क होता है उसकी जो है कमी हमें देखने को मिलती है इस दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। अगला यहाँ पे है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले पढ़ रहे हैं, आपको अकेले चीज़ें समझनी है दूर से ही, तो कहीं कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को ना कर पा रहे हो तो आपका माइंड जो है होपलेस हो जाता है, तो एक मानसिक स्वास्थ्य पर भी एक जो है बुरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं, हमसे नहीं हो रहा है या हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्लासेज हो रही है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब आप सामाजिक संपर्क में रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के संपर्क में रहते हैं, तो आपको क्या होता है कि किसी बच्चे को समझ में आ गया तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, जहाँ पे आपको जो भी डाउट है वो उसको समझा पाएगा। क्योंकि हम ऑनलाइन से पढ़ाई तो कर पाते हैं लेकिन हम अपनी बात को रख नहीं पाते, जो अध्यापक ने, मतलब जो भी ऑनलाइन क्लासेज हो रही है हम केवल उसको देख के पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको मानसिक प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। अगला है छिपी हुई लागत। आपने देखा होगा कुछ कोर्सेज में छिपी हुई लागत, मतलब ये करना है, ये खरीदना है, इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो भले वो डायरेक्टली पैसा ना लग रहा हो लेकिन इनडायरेक्टली जो है कुछ इसमें भी लागतें जो है लगती हैं, तो छिपी हुई लागत भी इसका एक नुकसान है। और आठवां यहाँ है व्याकुलता की अधिक संभावना। तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जब आपका कोई भी नियम योजना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप क्लासेस ले रहे हैं, आपका मन किया कि अरे यार बीच में मोबाइल पड़ा है, मोबाइल चला लेते हैं, होता है, चलिए अच्छा थोड़ा रील्स ही देख लेते हैं, 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, तब तक रील्स देख लेते हैं, तब तक शॉर्ट्स देख लेते हैं यूट्यूब पे,
या गाने चला लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, या फिर आप कहेंगे कि चलो कहीं पर घूम के आते हैं, बाद में पढ़ाई कर लेंगे। तो ये जो व्याकुलता होती है ना, उसकी संभावना जो है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये इसके जो है नुकसान हो गए। तो आई होप कि आपको ये भी सारी चीज़ें कम जो है क्लियर हो गई होंगी। लास्ट यहाँ पे है दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य है? पहला, स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है कि बच्चे खुद से पढ़ाई करना सीखे, तो स्व अध्ययन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दूसरा, शिक्षा में और विशेष रूप से उच्च शिक्षा में व्यापक अवसरों के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना, कि हाँ आप ये भी शिक्षा ले सकते हैं। विशेष रूप से अगर आप किसी फील्ड में शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उस जो है वो शिक्षा जो है ले पाते हैं। तो एक वैकल्पिक मार्ग जो है ये हमें उच्च शिक्षा के व्यापक अवसरों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो है हमें ये प्रदान करता है। तीसरा, कुशल एवं कम खर्चीली शिक्षा उपलब्ध कराता है। ठीक है। चौथा यहाँ पे है सभी योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, कि अगर कोई योग्य व्यक्ति है, इच्छुक व्यक्ति है कि हमें ये कोर्स करना है, हमें इस चीज़ के बारे में सीखना है, तो वो जो है इसका जो है फ़ायदा उठा सकता है। तो ये इसकी भी सुविधा जो है दूरस्थ शिक्षा जो है इसकी सुविधा भी उपलब्ध कराता है। पांचवा यहाँ पे है अपने ज्ञान के स्तर को सुधारने के इच्छुक शिक्षित नागरिकों को शैक्षणिक गतिविधियों के अवसर प्रदान करना। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने ज्ञान का स्तर सुधारना चाहता है कि हमें अपने ज्ञान का स्तर और अच्छा करना है, हमें और जानकारी लेनी है, हमें और नई नई चीज़ें सीखनी है, तो इस तरह के जो इच्छुक शिक्षित नागरिक हैं उनकी शैक्षणिक जो गतिविधि है उनको जो है एक अवसर प्रदान करना कि हाँ चलिए आप सीख सकते हैं, आप नई नई जो है चीज़ें समझ सकते हैं, नए नए ज्ञान जो है वो ले सकते हैं। तो उनके लिए जो है अवसर प्रदान करने का कार्य भी जो है दूरस्थ शिक्षा करता है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ये क्लास कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा लेंदी है लेकिन मैंने हर एक पॉइंट इसमें क्लियर कराया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।